हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी। तो बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए तैयारी करना चाह रहे हो क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, तो बिल्कुल 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 आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। और सब्जेक्ट कौन सा मेरे भाई? सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टडीज़। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ मिलता है गोल्डन पॉइंट। और ये वो सारे गोल्डन पॉइंट होते हैं जिससे कि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो भाई हम डे नंबर 5 में पहुंच चुके हैं। अगर आपने डे नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लेना। वो उसका लेक्चर मैं लिंक आपको लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या नहीं तो आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कर लेना। ठीक है भाई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डे नंबर 5 का। देखते हैं क्या है। तो डे नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग कम्युनिटी आर कंसिडर्ड एज टू बी मार्जिनाइज्ड ग्रुप इन इंडिया। भारत में निम्न में से कौन सा समुदाय हाशिए पर रखा गया समूह को माना जाता है। देखो, आपको इसमें ईमानदारी से करना क्या, बस एक रूल आपको फॉलो करना होता है। आपको पता ही होगा क्या करना। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आए आपको क्या करना, वीडियो को ईमानदारी से पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। ये रूल भाई आप अपनाओ, ठीक है। देखना आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, वीडियो पॉज करो, पॉज करना, खुद से ट्राई करो। उसका तब आप क्या करो, आंसर चेक कीजिए। आंसर फिर चेक कीजिए, मैं जो आंसर टिक लगा रहा हूँ आपने जो लगाया वो सही है या गलत है। इससे क्या है, इससे दो बेनिफिट है। एक तो आपको नॉलेज आपको होगा, मैं अब क्यों बताऊँगा सही से आंसर, ठीक है। और साथ के साथ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और प्रैक्टिस से ही आपका सिलेक्शन होने वाला, आपको पता है ये चीज़, है ना। तो आपको ये रूल फॉलो करना, बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो करनी है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि बताओ भारत में निम्न में से कौन सा समुदाय हाशिए पर रखा गया समूह को माना जाता है। कौन सा होता है जल्दी बताओ। क्या वो अपर कास्ट होता है, या दलित होता है, या क्या इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, या पॉलिटिशियन होता है। जल्दी बताएं। इसका बहुत ही आसान से आंसर है, जो आपका दलित होता है वो किसके अंदर आता है भाई, वो अंदर आता है मार्जिनाइज्ड ग्रुप के अंदर आता है। अब मुझे ये बताएंगे ये क्यों आता है उसके अंदर, बताओ इसको क्यों रखते हैं, बताओ ये क्यों रखते हैं, बस जल्दी बोलो क्यों, वाई 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 वाई। तो वाई का आंसर जल्दी बता दो क्या होगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, दलित के साथ साथ इसके अंदर आता है आदिवासी भी। तो एक दलित हो गया और साथ के साथ आदिवासी को इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन। तो हाशियाकरण क्या है, तो पूछा है सिंपल सा क्वेश्चन, आपका चैप्टर ही है तो पूछा क्या है ये बता दो मुझे भाई। जल्दी बताएंगे क्या है ये। क्या ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, या प्रोसेस ऑफ पुशिंग अ ग्रुप टू द एज ऑफ सोसाइटी, या पॉलिटिशियन एम्प्लॉयमेंट, या सोशल यूनिटी। क्या है इसका आंसर, करेक्ट आंसर जल्दी बताएंगे। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है भाई, इकोनॉमिक से डेवलपमेंट इसमें क्या ही लेना देना मेरे भाई। पॉलिटिशियन से इसका क्या लेना देना, जल्दी बताओ। सोशल यूनिटी, सामाजिक एकता नहीं भाई, इसमें तो एकता नहीं होता। इसमें क्या होता है ना कि जो दलित वगैरह होते हैं, जो लोअर कास्ट होते हैं, जिसके अंदर एजुकेशन की कमी होती है, ठीक है, उसको दबाया जाता है ना, उसको दबाया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, समाज के किनारे पर किसी समूह को धकेलने की प्रक्रिया। हाँ, समझ में वही चीज़ है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई जैसे आपका दलित हो गया, ठीक है, आदिवासी हमने बताया, उसका और कोई भी कास्ट जिसको एजुकेशन की कमी थी उस ज़माने में, ठीक है, या उनके पास पैसे कम थे, तो उनको क्या करते थे लोग, उनको इग्नोर करते थे। अनटचेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, तो उनसे लोग दूर जाते थे, उनको टच करना भी उनके लिए गुनाह था, है ना। कुछ ऐसे मतलब प्रक्रिया था पहले ज़माना, अब तो बहुत कम है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं। मतलब क्या है, समाज के किनारे पर किसी समूह को धकेलने की प्रक्रिया। जैसे दलित को, चलो भाई तुम अलग रहो, तुम मेरे ग्रुप में नहीं आ सकते हो, तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो, तुम मेरे साथ खाना नहीं खा सकते हो, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो कुछ ऐसा था उस ज़माने के अंदर, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज ऑफ मार्जिनलाइजेशन। निम्न में से कौन सा हाशियाकरण का एक कारण है। इसमें से बताओ किस वजह से उसे दूर किया जाता था। क्या उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता था उस समय, इस वजह से उसे दूर किया जाता था, इस वजह से वो काउज होता था क्या, नहीं बताओ ऐसा बता। इक्वल अपॉर्चुनिटी भाई मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता था यार, क्योंकि वहाँ पे क्या भेदभाव की वजह से उसे क्या करते थे, भेदभाव की वजह से ये चीज़ होता था, डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर इसका है बी, जो है ये करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है मेरे भाई। इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्या अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता तो बताओ क्या इससे मार्जिनाइजेशन काउज होता, नहीं भाई। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी, अगर जैसे आज के ज़माने में इक्वल अपॉर्चुनिटी है भाई, बहुत से आर्टिकल आए, बहुत से लॉ आए, बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आपको पता है सारी चीज़ें। तो इन सब की वजह से अब क्या होता है, सबको अब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो क्या मार्जिनाइजेशन काउज होगा, नहीं भाई, ये तो रिड्यूस होगा, मतलब ये तो कम होगा। फ्रीडम टू स्पीच,
अगर बताओ सबको बोलने का अगर अधिकार हो तो ये तो प्रमोट करेगा, किसको प्रमोट करेगा? मार्जिनाइजेशन को प्रमोट करेगा। ये उस समय देखो, उस समय ऐसा था ना कि वो अपने प्रति अगर उसके साथ कुछ दो बार मतलब कि व्यवहार हो रहा है, उसके साथ कुछ गलत काम हो रहा है, उसके साथ कोई मार रहा पीट रहा, तो वो अपने अपने बचाव के लिए वो बोल भी नहीं सकते थे भाई। इस कदर था उस, समझो कितना बेचारा है ना, क्या ही बोलूँ। तो ऐसा कुछ कंडीशन हो, फ्रीडम स्पीच नहीं, कुछ फ्रीडम वगैरह नहीं था। राइट टू एजुकेशन, उसे यहाँ इवन कि उसे शिक्षा का अधिकार भी नहीं था कि भाई चलो भाई तुम चाहे लोअर कास्ट के क्यों ना हो तो तुम शिक्षा लो, कोई दिक्कत नहीं, आओ स्कूल आओ। तो स्कूल के अंदर भी आप पता होगा कि उस समय क्या था कि जैसे कि आपने भीमराव अंबेडकर के बारे में आपने सुना होगा, तो भाई वो भी दलित से जाते थे, है ना। तो क्या उसको एजुकेशन, जब वो स्कूल जाते थे तो क्या होता था, उन्हें वहाँ पे भी टॉर्चर किया जाता था, एंटीसिपेटी करके। मतलब बहुत सा उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, एक बार बहुत ही बेहतरीन बुक है उसके नाम पे, ठीक, तो उसे ज़रूर पढ़ना। तो राइट टू एजुकेशन, उस समय ना उसके पास एजुकेशन का राइट था, ना उसके पास फ्रीडम स्पीच का, मतलब कुछ खुल के कुछ बोल सके, उसके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। एक बार अपॉर्चुनिटी तो कुछ था ही नहीं। तो बताएं ये सब अगर ये सब होता तो भाई ऐसा होता ही नहीं। तो पूछा है किसकी वजह से काउज होता है? भेदभाव की वजह से होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फेस मार्जिनाइजेशन इन इंडिया? तो बताओ कौन सा ग्रुप था वो, निम्न में से कौन सा समूह भारत का हंसियाकरण का सामना करते हैं? क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, या वेल्दी बिजनेस ओनर? अरे भाई बिजनेस ओनर को तो बहुत से पैसे होते हैं, वो क्यों करेगा भाई ऐसा, है ना। उसे तो ऐसा फेस क्या, उसे तो फर्क तक नहीं पड़ेगा। तो ये तो गलत है ना भाई, ये तो गलत हो गया। गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी अधिकारी, भाई सरकारी अधिकारी कहाँ भाई, सरकार उसके पास पैसे इज्जत शोहरत थप्पे अब सब है, अभी भी होते हैं भाई, वो कहाँ इन सब चीज़ों में पड़े। आर्मी ऑफिसर, भाई सेना के अधिकार, समझ रहे हो, ये सब तो गलत है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो इससे एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो क्या बचा आपका, ट्राइब वगैरह जो जनजाति वगैरह थे ना, तो वो इस चीज़ को फेस करते थे। बता रहा है, पूछ रहा है कि बताओ इसमें से कौन से जाति इसको फेस क्या करते थे, कौन सा समूह थे बताओ। ट्राइब वगैरह जो अभी भी बहुत से ट्राइब वगैरह आपने देखा होगा कि अगर आप गांव में रहते हो तो आप देखते हो कि वो कहीं कहीं पे मतलब कि अपना घर छोटा छोटा बना बना के कहीं पे वो रह लेते हैं, तो अभी भी फेस करते हैं। उस समय तो ज़्यादा था बट अभी कम है, लेकिन अभी भी वो फेस करते हैं। तो इसके बारे में भी बहुत से आर्टिकल वगैरह आए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक। अगर आपको देखो कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या अगर आपको कुछ भी मतलब ना कुछ अगर कुछ ज़्यादा डाउट हो, कुछ चाहो सर मैं कमेंट नहीं कर सकता, मुझे आपसे डायरेक्ट मतलब कि कुछ आइडिया चाहिए, या आपको चाहिए कि सर कैसे मतलब होता ना कुछ भी, तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे यहाँ पे फॉलो कीजिए। और आपको कुछ भी डाउट पूछना है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते। बहुत से बच्चे के मैसेज आते हैं, बहुत बच्चे ने फॉलो भी कर रखा है, तो है ना भाई, बहुत बच्चे सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारा मैसेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, ये मतलब बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आता है मुझे जब मैसेज देखता हूँ। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, बस है राइट टू इक्वलिटी। अब देखो फंडामेंटल, विच फंडामेंटल राइट हेल्प टू प्रोटेक्ट मार्जिनाइजेशन कमिटी? बताओ जब ऐसा कंडीशन जब हो जाता है, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा पहले चल रहा था, पहले तो कोई ऐसा फंडामेंटल राइट बोला था नहीं, तो राइट तो बाद में बना ना। तो बताओ इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट बना है, किसके लिए? प्रोटेक्ट मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी। कौन सा क्या मौलिक अधिकार होशियार पर रहने वाले समुदायों को रक्षा करता है? बताओ कौन सा, राइट टू इक्वलिटी है क्या, या राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, राइट टू टैक्स? बताओ कौन सा होगा, जल्दी 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 बोलो भाई। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बताओ क्यों होगा ये करेक्ट भाई? इक्वलिटी का मतलब इंक्लूडिंग, इसके अंदर जब ये राइट जो बना तो इसके अंदर चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल हो, सबके लिए अधिकार बराबर है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। तो उसके लिए एक राइट आया गया, एक उसके लिए फंडामेंटल राइट आया है ना, तो कि उसको वो राइट दिया गया, चलो भाई आपको भी हर जो अधिकार अमीर इंसान को है वो वही अधिकार आपके लिए भी है। तो आपको अब यहाँ से मतलब कि अलग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा कंडीशन आया। तो राइट टू प्रॉपर्टी, भाई प्रॉपर्टी से इसको क्या ही लेना देना होता है बताओ? प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना है इसका? बिल्कुल नहीं लेना देना है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर एडवाइजेस ऑफन कंसिडर्ड मार्जिनाइज? बताओ आदिवासियों को अक्सर हाशिए पर क्यों माना जाता है? क्यों ऐसा उसको क्यों मानते थे, मार्जिनाइज क्यों मानते थे, क्यों उसे कंसिडर्ड करते थे कि भाई ये लो है, ये बताओ क्यों, उसका रीज़न मुझे बताओ। क्या ये पॉलिटिकल पावरफुल थे इस वजह से उसे माना जाता था? अरे भाई अगर वो पॉलिटिकल पावरफुल होता तो भाई वो तो राज करते, फिर उसे क्यों ही, अगर पॉलिटिकल लीडर को कुछ भी कर सकते हो आप, क्या उसे अनटचेबिलिटी का, समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो गलत है। दे आर मोस्टली अर्बन, क्या वो मोस्टली अर्बन थे इस वजह से ऐसा किया जाता था? नहीं भाई ऐसा भी नहीं था।
दे कस्टम एंड देयर लैंग्वेज, चलो देखते हैं अभी, दे हैव हायर इनकम, क्या उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, उनकी आय अधिक होती थी क्या? इसमें भाई अगर ज़्यादा पैसा होता तो भाई तो वो राज करते ना, फिर तो कम पैसे वाले को तो दबाया जाता है ना, दुनिया के रिवाज है ये, है ना। जिसके पास पैसे होते थे उससे तो भाई आप कुछ भी वो जो बोल देते उसके लिए तो पत्थर की लकीर हो जाती है, उनकी हर बात सुनी जाती है। तो पैसे अगर हो तो सब चीज़ है, इसलिए भाई ईमानदारी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन वगैरह लो, है ना। तो ताकि आगे बढ़ रहा है। देखो एक बार अगर आपको जो मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार AMU या जामिया अगर आपने ले लिया ना, या कोई भी अच्छा यूनिवर्सिटी है, देखो एक होता है पढ़ाई करना, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ठीक है। तो वो तो बचपन से पढ़ रहे हो, अभी तक 8th क्लास का आपने पढ़ा, 9th 10th ही पढ़ोगे बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसी एजुकेशन को अगर अच्छी जगह से लो, अच्छी यूनिवर्सिटी से लो, तो यार होता है लाइफ में बहुत सी चेंजिंग आएंगे, ठीक है। मैं सच बताऊँ, मैं भी जामिया में ही हूँ, है ना, मैं भी जामिया में हूँ। और मैं जब से आया हूँ तो मेरे अंदर का थॉट चेंज हो गया, है ना। आपका देखने का नज़रिया, लोगों का होता है ना व्यवहार। मैं भी बिहार से ही हूँ, अभी दिल्ली में रहता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लो। तो मैं आओगे ना यूनिवर्सिटी तो आपका थॉट चेंज होगा, थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आपका नज़रिया बहुत चीज़ चेंज होता है। इसलिए ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए और बिल्कुल बिल्कुल आप सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद आपको क्या करना है, ईमानदारी से आपको मेरे को मैसेज करना है, बिल्कुल मिलेंगे यार आपसे, है ना। तो मुझे ज़रूर बताना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत से बच्चे मैसेज भी करते हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो आप बिल्कुल 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 मुझे बताना ईमानदारी से। तो इसलिए बोलता हूँ अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। क्या है भाई, देखो आपको मैं साइंस से करवा रहा हूँ, बिल्कुल आपका साइंस से मेरी गारंटी है, साइंस से जो मैं करवा रहा हूँ ना, इससे आपको क्वेश्चन बाहर देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक। मैथ से मैं आपको करवा रहा हूँ, जो मेन सर दर्द होता है साइंस मैथ। और आपको SST बहुत बच्चों का आप लोग की डिमांड पे ही मैं SST लेगा। मैं SST मेरी इरादा नहीं था लाने का, आपने देखा था मैंने जामिया में भी नहीं करवाया। बहुत बच्चे ने वहाँ पे बोला, तो फिर आपको AMU के लिए बहुत बच्चे मैसेज किए, तो फिर मैं सोचा चलो भाई बच्चे इतने प्यार कर रहे हैं, इतना ज़्यादा थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा, एफर्ट करना होगा, मैंने चलो करता हूँ। तो देखो आपका मैं SST यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, ठीक है। SST आपके कवर हो रहे हैं, मैथ्स कवर हो रहे हैं, और साइंस आपके क्या बचे, लैंग्वेज बचे। भाई लैंग्वेज तो कोई बच्चे भी कर लेते हैं, आप लैंग्वेज में भी देखो, लैंग्वेज के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। लैंग्वेज में भी आप मिनिमम 5 ईयर का क्या करना, PY को ईमानदारी से कर लेना, क्योंकि लैंग्वेज में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बेईमानदारी से नहीं। 5 साल अगर आपके पास अगर टाइम है तो आप 10 साल अगर कर ले तो बहुत अच्छा होगा। अगर 10 साल कर लेते हो ना तो बहुत 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 अच्छा होगा। मिनिमम आपको 5 साल का तो करना ही है। कितने क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज में, 5 या 10 या 12 क्वेश्चन आता है आई थिंक। तो अगर आप तीनों लैंग्वेज से ले लो तो मैक्सिमम आपका कितने हो जाते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं आप एवरेज बता रहा हूँ, तो 25 से 30 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। तो अगर हर साल आप अगर 5 साल करते हो तो कितना क्वेश्चन करना होगा, 5 × 30 कर दो, 5 × 30 कर दो, कितना 150 क्वेश्चन। भाई आप 150 क्वेश्चन करके नहीं जा सकते हो क्या एग्जाम देने के लिए, बताओ मेरे भाई, जा सकते हो ना। बिल्कुल ईमानदारी से कर लेना PYQ, है ना। इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, उर्दू के लिए बिल्कुल ईमानदारी से करना। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, PYQ किए बगैर आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं जाओगे। PYQ अगर करके जाते हो तो एक तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल, आप देखो अगर मेरे साथ अगर आपने साइंस का PYQ आप कर रहे हो, मैथ्स का कर रहे हो, तो आप मुझे खुद बताना आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे ज़रूर कमेंट करना ईमानदारी से। अब मैं जो करवा रहा हूँ PYQ आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, देखते हो ना वहाँ पे कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए लैंग्वेज में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और आपको लैंग्वेज मिनिमम 5 साल, अगर आप चाहो तो मैक्सिमम 10 साल। अगर 10 साल अगर कितना 300 क्वेश्चन करना भाई, यूं ही तो देखो 300 क्वेश्चन करने में लैंग्वेज का कितना टाइम लगेगा, मुझे बताओ। 300 क्वेश्चन लैंग्वेज का करने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम अगर लगे, बहुत ज़्यादा लगेगा, मुश्किल से लगेगा 5 घंटा। मैं बता रहा हूँ, मुश्किल से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर आप ईमानदारी से करते हो, कंटिन्यू करते हो, आपको थोड़ा सा अच्छा लैंग्वेज, तो मुश्किल से आपको 2 घंटे के अंदर पूरा निपटा दोगे आप। तो ईमानदारी से ये काम करना मेरे भाई, ठीक है। PYQ किए बगैर आपको नहीं जाना है। और SST का मैं जो करवा रहा हूँ आप ईमानदारी से तो 2-3 बार जरूर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन इससे रिपीट होंगे। अभी मैंने 11th कराया था बायोलॉजी में, उसका भी लेक्चर लेकर आऊँगा। मैंने बायो का वहाँ पे कराया बस 11th के लिए, तो देखना वहाँ पे 20 क्वेश्चन आए थे बायो के, और उसमें से लगभग क्वेश्चन मेरे नोट्स से मैं वो भी लेक्चर अपलोड करूँगा। PPT बन गए हैं, बस उसमें मुझे रिकॉर्ड करनी है, टाइम ही नहीं मिलता है रिकॉर्ड करूँ, है ना। बिकॉज अभी आप पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ क्लास 8th के लिए, सो इसलिए वो भी देखना कि मैं जितना क्वेश्चन करवाया था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही करवाया वहाँ पे, और लगभग क्वेश्चन आए। तो इसलिए आप मेरे पर यकीन कर सकते हो, SST भी इससे बाहर आपको नहीं आएगा। बस आपको साथ में करना क्या है, 5 साल का मिनिमम जामिया का PYQ कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिर इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर ऑप्शन नंबर C। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, जल्दी बोलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अरे पढ़ो। विच इंडियन लॉ प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी, बताओ कौन सा लॉ है, जल्दी बोलो। कौन सा भारतीय कानून हाशिए पर रखे गए समुदायों के अधिकारों का रक्षा करता है? क्या फॉरेस्ट, अरे भाई फॉरेस्ट इसका क्या लेना देना मेरे भाई, फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट को रक्षा करेगा ना, इन्हें क्यों रक्षा करेगा,
अरे भाई देखो ऑप्शन ही कट कर दो ना इसे। इनकम टैक्स है भाई, इनकम टैक्स है तो इनकम का नाम है, काम है। कंपनी भाई, कंपनीज वगैरह कहाँ थे उस ज़माने में यार, कट करो, क्या बचा, जो बचा उसे टिक लगा दो। तो क्या है भाई, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ द, क्या है, एट्रोसिटीज़ एक्ट। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ये करेक्ट है। तो इसमें बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ है क्या, है तो बता दो, नहीं है तो वही बताओ। कोई दुख, देखो भाई अगर आपको कुछ भी डाउट होता है बिल्कुल बिंदास होकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, विच एरिया इज प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय द आदिवासी इन इंडिया। भारत में कौन सा क्षेत्र मुख्य आदिवासियों द्वारा आबाद है, बताओ कौन सा क्षेत्र है, जल्दी बोलो। आई होप कि आपने NCERT पढ़ा होगा, तो आपके आंसर सारे के सारे बन रहे होंगे। मैं आपको बोलता हूँ NCERT पढ़िए, और मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो कीजिए, और 5 साल का PYQ कीजिए, देखना आपका पूरा फुल 10 आउट ऑफ 10 आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो बताओ कौन सा क्षेत्र है, क्या इंडो गैंगेटिक प्लान है, हिमालय रीजन है, सेंट्रल इंडिया है, या कोस्टल आंध्र प्रदेश है। बताओ इसका सही जो आंसर है वो है आपका सेंट्रल इंडिया, जो मध्य भारत है वहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं, आदिवासी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है मेरे भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो मेरे, देखो मैं बोलता हूँ, मैं अगर बोलूँ भाई जल्दी बोलो, जल्दी बताओ आपको क्या करनी है, वीडियो पॉज करनी है, वीडियो पॉज करने खुद से ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करने के बाद ध्यान आप सोल्यूशन, ये रूल आपको फॉलो करनी है। बताओ क्या है, व्हाट इज़ वन मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द मुस्लिम इन इंडिया टुडे। आज के समय में भारत में मुस्लिम समुदाय को कौन सी मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है, जल्दी बोलो। क्या राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब, अंडर रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, या डोमिनेंस इन मीडिया। बताओ कौन सा होगा, आप देखो खुद सोच के बताओ आज के दौर में क्या है। क्या उसे राजनीति में, नहीं भाई, क्या होता है शिक्षा और नौकरियों तक समान पहुँच है, नहीं, शिक्षा और नौकरी भाई तो रूल है, ये आप हमारा राइट है, तो इसमें तो हमें कोई नहीं दबा सकता, ठीक है। हमारे लिए इक्वल एजुकेशन, इक्वल लाइफ, तो मतलब बहुत राइट, आपने कितना राइट वगैरह पर, राइट इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब के अंदर आता है, ये सब हमें कोई नहीं दबा सकता। लेकिन आज के दौर में भी हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, मतलब कि मुस्लिम के साथ क्या किया जाता है भाई, भेदभाव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो आर्टिकल की बात अगर, आर्टिकल में आपको मैंने बोला है भाई, आर्टिकल आपको क्या करनी है, एक जगह एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाओ, जितने भी आर्टिकल आते हैं उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लो। और आर्टिकल्स आने की पॉसिबिलिटी कितना है, 99% चांस है कि आपके आर्टिकल से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इसलिए आप आर्टिकल को छोटा सा छोटू मोटू शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसमें आप इसे लिख लीजिए। तो बताओ विच आर्टिकल कंसिडर इक्विलिटी, है ना, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्विलिटी बिफोर लॉ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, कौन सा करता है, क्या आर्टिकल नंबर 17 करता है, या 15 या 14 या 21। तो बताएं जल्दी आंसर इसका जो हो जाएगा, जल्दी बोलो। क्या 17 करेगा, नहीं भाई, 17 क्या करता है, जल्दी बोलो। 17 जो इंश्योर करता है, लिख दूँ, चलो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसके बारे में ज़रूर लिखूंगा। ये जो कलर चेंज कर लूँ भाई मैंने, देखो आर्टिकल के बाद 17 का क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये अनटचेबिलिटी के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है। इसमें आप लिख लेना एबुलाइज अनटचेबिलिटी, से क्या लिख दो कि ये समाप्त करता है किसको, अनटचेबिलिटी को। मैं सिर्फ अनटचेबिलिटी लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इसे पूरा लिख लेना अनटचेबिलिटी, ठीक है भाई। तो इसे आपको याद होना चाहिए, अनटचेबिलिटी के लिए कौन सा आर्टिकल है भाई, 17 है। अब मुझे बताएंगे 15 किसके लिए है। 15 किसके लिए होता है, डिस्क्रिमिनेशन, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर क्या है, बोलो जल्दी। उसका आंसर है 14, आर्टिकल 14 का आता है इक्विलिटी, और 15 के अंदर जल्दी बोलो। मैं आपको थोड़ा सा पूरा लिख दूं क्या, ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। चलो मैं पूरा लिख ही देता हूँ, थोड़ा सा है ना, थोड़ा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो मैंने बोला ना वो 30 मिनट, अगर मैं पूरा डिटेल में लिखूँ ना तो ये 40-50 मिनट का वीडियो बन जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं बोल दूँ और कुछ चीज़ें मैं लिखूँ, ठीक है, ताकि आपका जो मैंने आपको जो टाइम दे रखा है 20 से 30 मिनट के अंदर, उतने टाइम में मैं यही कोशिश करता हूँ उतना टाइम में आपका ये कंप्लीट हो जाए, ठीक, कम टाइम में ज़्यादा कॉन्टेंट, ठीक। ये प्रोहिबिट करता है, किसको करता है, जल्दी बोलो, डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 14 आपको पता है, और 14 जब जल्दी वो तो गारंटी इक्विलिटी है ना, इस 14 का आपको पता है, यहाँ आप लिख लेना। और बताइए आर्टिकल नंबर 21 किसके लिए है, जल्दी बोलो, आर्टिकल नंबर 21 किसके लिए है, राइट टू लाइफ। एक बच्चे ने इसका आंसर भी दिया था भाई, है ना, बहुत अच्छी बात है, आप आंसर देते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, है ना। ये राइट टू लाइफ,
अब इसे लिख लेना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, वाई डज मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी नीड स्पेशल प्रोटेक्शन, हाशिए पर रहने वाले समुदाय को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बताओ, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा आंसर इसका हो जाएगा। क्या है, दे आर मोर क्या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है इस वजह से? नहीं यार, अगर इंटेलिजेंट होते तो वो उस कंडीशन में आते ही नहीं। दे आर ऑलरेडी पावरफुल, क्या बहुत ज़्यादा पावरफुल है? नहीं भाई, इस वजह से भी क्या है, अगर ऐसा होते तो भाई उस मतलब कि मार्जिनाइज्ड के समूह में आते ही नहीं, तो ये भी गलत बात है। दे डोमिनेट सोसाइटी, वे समाज पर हावी होते हैं? नहीं यार, समाज उस पर हावी होते हैं, ना कि समाज पे बेचारे क्यों हावी, उस पर समाज हावी हो जाते हैं। दे हैव हिस्टोरिकली फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल यार, उन्हें ऐतिहासिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यार भेदभाव है ना, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह देखना, ये सब वर्ड थोड़ा सा ध्यान देना आपको। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वो क्यों होते हैं भाई, उस क्यों स्पेशल प्रोटेक्शन उसे ज़रूरत होती है? क्योंकि जो समाज और जो हिस्टोरी इतिहास ही गवाह है कि जो मार्जिनाइज्ड जो समूह होते हैं उसको भेदभाव के बुनियाद पर उसे दबाया गया है, उसे अभी भी दबाया जाता है। वैसे उसके लिए बहुत से लॉ आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी आप देखोगे तो बहुत जगह क्या होता है, दबाया भेदभाव अभी भी उसके साथ जारी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पुशिंग अ ग्रुप टू एज ऑफ सोसाइटी, किस शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसमें किसी समूह को समाज के किनारे कर दिया जाता है? बताओ कौन सा शब्द है? मैंने बोला था अभी, मैंने क्या क्या दुकानदार लाइन मैंने किया था ना अभी, है ना। बताओ कौन सा समूह किया जाता? सिंपल सा, मार्जिनाइजेशन। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये क्या है, करेक्ट है। बताइए डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है भाई? डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, इम्पावरमेंट, ये सब तो कुछ वर्ड आपके लिए ज़रूरत है नहीं, इसलिए इसको ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द क्या है, साचार कम्युनिटी रिपोर्ट। इसको ध्यान रखना, ये वाला साचार कम्युनिटी रिपोर्ट, इसको ध्यान, ये वाला टर्म है, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक। तो बताइए इसका क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होगा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, या यूनाइटेड नेशन होगा? तो ऑप्शन नंबर जल्दी बोलो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था भाई? क्या सच्चार समिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी? कौन सा संगठन था? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था या सुप्रीम कोर्ट था? सुप्रीम कोर्ट क्यों ये सब काम करेगा भाई? ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नहीं भाई, पार्लियामेंट है भाई, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा? ऑप्शन नंबर जो है इसका है सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म ऑफ आदिवासी रिफर टू द इंडिया? बताओ आदिवासी का, भारत में आदिवासी शब्द किसे दर्शाता है? बताओ किसे दर्शाता है? जल्दी बोलो। क्या शहरी निवासी, जो शहर में रहने वाले होते हैं उसके लिए दर्शाता है? यार शहरी नहीं, गलत बात। क्या गैर धार्मिक लोग, नॉन रिलीजन पीपल, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्या होता आदिवासी से आदिवासी, सिंपल। ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वाई आर ट्राइब कम्युनिटी ऑफन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड, जनजातीय समुदायों को अक्सर उनकी भूमि से क्यों हटा दिया जाता है? क्यों हटा दिया जाता? बोलो, सोचो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्यों हटाया जाए? ड्यू टू टूरिज्म डेवलपमेंट, क्या पर्यटन निवास के कारण? ऐसा भाई ऐसा तो नहीं होता, ये तो गलत बात है। उसके बाद ड्यू टू अर्बन हाउसिंग, नहीं यार गलत है। ड्यू टू माइनिंग डैम एंड इंडस्ट्रीज, ये मे भी हो सकता है। ड्यू टू रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट, धार्मिक संकटों के कारण है। इनको देखो हटा, क्या क्वेश्चन क्या है, उसे क्यों हटा दिया जाता है? उसके लैंड से क्यों हटाया जाएगा? ज़मीन से जब उसको हटाएगा, और क्यों हटाएगा? क्योंकि हमें उसके ज़मीन की कुछ न कुछ की ज़रूरत होगी। और ज़मीन की क्यों ज़रूरत होती है? क्या रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट? नहीं यार, वो जो होता है माइनिंग वगैरह, डैम, इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए उसको हटाया जाता है। अगर देखो कहीं पर अगर डैम की ज़रूरत हो तो वहाँ से अमीर आदमी उठ के हटा सकते हो आप? चांस कम है यार, कैसे हटा सकते हो? पैसे उनके पास जिसके पास पैसा है उसके पास सब चीज़ आज के दौर में। इसलिए ईमानदारी से पढ़ो और पैसे कमाओ रे भाई, है ना। ईमानदारी से पैसा कमाना, लेकिन बेईमानी से नहीं। पैसे भी कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 देखो, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न बिहाइंड द पुअर एजुकेशन स्टेट ऑफ मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी, हाशिए पर रहने वाले समुदायों की शिक्षा की स्थिति खराब होने का मुख्य कारण क्या है? बताओ क्यों, क्या है मुख्य कारण? क्या उस रुचि की कमी? क्या उसके अंदर रुचि नहीं हो? तो भाई अगर रुचि की कमी अगर होती उसके अंदर तो भीमराव अंबेडकर का नाम आज फेमस होता है इतना ज़्यादा, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर लिख दिया। क्या ये बात तो गलत है भाई, उस रुचि तो होता है, ऐसा नहीं कि रुचि नहीं होता। लैंग्वेज डिफरेंस एंड पोवर्टी, भाषा का अंतर और गरीबी, ये में भी हो सकता है। आगे देखते हैं, शहरी जीवन, नहीं ये गलत है।
ओवर डिफेंस इन द इंटरेस्ट, इंटरनेट पर अधिकतम नहीं भाई, उनके भाई को तो इंटरनेट आता है नहीं आता, उन्हें तो भाई है ना, समझ लो, सिंपल सा है। उसके बाद क्यों होता है, उसका लैंग्वेज और उसकी गरीबी की वजह, भाई के पास उसके पास पैसे कम होते हैं यार, इसी वजह से ना, तो उसे इस कंडीशन में रहते हैं, उसे आदिवासी की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। अगर उसके पास पैसे होते हैं, अगर वो अमीर होते तो भाई फिर तो क्या मसला था, इंटरेस्ट बहुत होता उन्हें पढ़ने का, कभी मिलकर देखना मज़ा आ जाएगा, है ना। कोशिश क्या, गाँव में अगर रहते हो तो कभी कभी बात कर लिया करो यार, है ना, करनी चाहिए बात, है ना, अच्छा लगता है देखना, कभी बात करना, मैंने तो किया है। बताओ क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे ऑफ कन्फ्रंट मार्जिनाइजेशन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा क्या तरीका हास्याकारण का मुकाबला करने का एक उपाय है, बताओ कौन सा उपाय है भाई उसका, उसको मुकाबला करने का, क्या होता है, रूढ़ियों का बढ़ावा देना, नहीं गलत बात है, उसकी संस्कृति का उपेक्षा करना, नहीं मेरे भाई ये भी गलत है, क्या सकारात्मक कदम और समान अधिकार, ये हो सकता है, उन्हें नई संस्कृति अपनाने के लिए मजबूर नहीं है भाई किसी को आज के दौर में, और हमारा जो इंडिया का जो लॉ है आप उसके अकॉर्डिंग किसी को भी आप किसी संस्कृति में ज़बरदस्ती ढाल नहीं सकते हो, ये सब गलत बात है। तो बताओ कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये है करेक्ट। क्या है, सकारात्मक कदम और सामान्य अधिकार देखकर हम उसका क्या कहते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, बिल्कुल 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 सही बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच लॉ प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब, कौन सा कानून दलितों और आदिवासियों को शैक्षणिक संस्थानों एंड सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कौन सा है, जल्दी बोलो भाई मेरे, क्या है, क्या फॉरेस्ट, अरे भाई फॉरेस्ट का क्या लेना देना भाई, कोई मसला है इसका, कट कर दो यार इसे, राइट टू एजुकेशन एक्ट, हाँ थोड़ा सा एजुकेशन की बात हो रही है, देखो यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है तो थोड़ा मैं एजुकेशन में डूब जाता हूँ, आगे फिर पढ़ूँ, रिजर्वेशन ऑफ पुलिस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ ये भी, चलो भाई ये रिजर्वेशन उसे दिया गया, नेशनल नहीं, ये तो गलत है, तो इन दोनों में बताओ क्या होगा, क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है कि भाई दलित एंड एडवाइस को रिजर्वेशन दो, नहीं भाई, जो रिजर्वेशन जो होता है ये स्पेशल रिजर्वेशन आया है किसके लिए, दलित एंड आदिवासी के लिए स्पेशल रिजर्वेशन आता है, तो ऑप्शन नंबर राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सब करेक्ट, क्योंकि पूछा ही क्वेश्चन है कि बताओ कौन सा लॉ प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन किसको, दलित एंड आदिवासी को, तो भाई रिजर्वेशन की बात हो रही है तो रिजर्वेशन में चले जाओ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये ज़्यादा बेटर है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नहीं होता तो फिर आप कहाँ जाते, बी पे जाते। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ भारत संविधान का अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जल्दी बताओ, 15 में बोला था शायद, मैंने करवा भी दिया 15 का ऑलरेडी, तो बताओ 15 क्या कहता है, जल्दी बोलो जल्दी 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 जल्दी, क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कहता है, नहीं भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, बताओ ये चीज़ क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ अभी, फिर देखो फिर से दोबारा से लिखना, आर्टिकल नंबर 14 के अंदर आते हैं, कौन सा आते हैं भाई, आर्टिकल 14, ये शायद अभी मैंने करवाया था ना, आर्टिकल नंबर 14 आते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्या ये बताओ ये कौन सा आर्टिकल में आते हैं, जल्दी बोलो, यही है आपका आर्टिकल नंबर 15, यही आता है, ठीक है, ये आर्टिकल नंबर आता है, ये आर्टिकल आता है 15 के अंदर। अब मुझे बताएंगे राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल में आता है, जल्दी बोलो मेरे भाई, राइट टू एजुकेशन आता है आर्टिकल नंबर 25, या कौन सा आता है, जल्दी 25 आता, नहीं 21A आता है, 21A आर्टिकल 21A, और राइट टू रिलीजन ये तो ऑलरेडी आपको पता है बहुत अच्छे से, जल्दी बोलो राइट, ये आता है आपका आर्टिकल नंबर, जल्दी बोलो 25 आता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो देखो ध्यान देना आपको, इक्वलिटी बिफोर लॉ आता है आर्टिकल नंबर 14 पे, और प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन आता है आर्टिकल 15 पे, राइट टू एजुकेशन आता है 21 सिर्फ नहीं 21A आता है, और राइट टू रिलीजन आता है आर्टिकल नंबर 25, आपसे पूछा है बताओ आर्टिकल नंबर 15 कहाँ पे आता है, आर्टिकल 15 आता है और प्रोहिबिट एंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, पूछेगा आर्टिकल नंबर 14 क्या किसको ये करता है, आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल नंबर 25A क्या कहता है, अरे 25 नहीं है 21 है यार, है ना, 25 साफ लिख दो मेरे भाई, है ना 21A, ठीक। आर्टिकल नंबर 25 किस में आता है, फ्रीडम टू डिसीजन, बिल्कुल आपको आर्टिकल याद होनी चाहिए, बिल्कुल 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 अच्छे लेवल पे याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में संस्कृति विविधता का क्या महत्व है, बता दो क्या महत्व है इसका। इट काउज डिवीजन एमंग पीपल, क्या यह लोगों को विभाजित पैदा करता, नहीं भाई हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है।
आते हैं, इट वीकेंस नेशनल यूनिटी, यह राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करता है, कमज़ोर नहीं ये तो मजबूत करता है। यह समाज को क्या समृद्ध बनाती है और शहीद गुना को बढ़ावा देता है, ये बात हो सकता है। यह अधिकता असमता पैदा करती है, असमता ये तो गलत बात है। देखो ये भी नेगेटिविटी फैला रहा है, ये भी नेगेटिविटी, खुद ऑप्शन पढ़ने से खुद आप देख रहे हो नेगेटिविटी फैलाया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये जो आपका है ये करेक्ट है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो 30 मिनट में मैंने आपको पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन करवा दिया है। जो मैं आपको टाइम दिया हूँ बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ कि उसी टाइम में मैं आपको पूरा लेक्चर प्रोवाइड कर दूँ। देखो थोड़ा सा मैं आज आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, लास्ट है। देखो क्या करना आपको भाई, अब क्या करना, आप टाइम कम है आपको पता है, तो आप ईमानदारी से एसएसटी के लिए पहले बात करूँगा। एसएसटी के लिए आप ईमानदारी से क्या कीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी मिनिमम एक बार रीड कर लो यार, है ना, रीड तो एक बार कर सकते हो ईमानदारी से। रीड करने के बाद आप क्या करें, मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मेरा जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आप लेक्चर देखें पूरा ईमानदारी से, ठीक है। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, फिर लेक्चर देखिए, और लेक्चर देखने में आपको क्या करना, वीडियो पॉज करनी है, आपको खुद से ट्राई करनी है। उसके बाद देखो क्या करना, उसके बाद आप चले जाओ जामिया में, है जामिया में, अरे जामिया में नहीं जाना, मतलब जामिया का PYQ करना है। कितने साल का, 5 साल का बस PYQ, इसमें ज़्यादा नहीं करना है, इसमें आपको बस 5 साल का PYQ करना जामिया का। आप देखेंगे अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपके सारे बन गए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे हो चुकी है। अगर इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई भी दिक्कत है, ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़ा अलग है तो उसको क्या करना है आपको, उसको क्या करना है, अभी होल्ड करके रखना है, बिकॉज अभी आपके और भी चैप्टर बाकी है SST के, ठीक है मेरे भाई। तो आपको इतना काम करना SST के लिए। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है फिर से आपको इस साइकिल को फॉलो करनी है, फिर आप लेक्चर अटेंड करेंगे, फिर आप वहाँ जाएंगे। ये आपको SST का। बहुत बच्चे लैंग्वेज के बारे में बोल रहे हैं भाई, मैंने देखा मैसेज लैंग्वेज के बारे में। भाई मेरे लैंग्वेज के बारे में आपको क्या करना है, लैंग्वेज आप कुछ नहीं करो यार, क्या है, इंग्लिश है और हिंदी है और उर्दू है। इसमें आप सिंपल सी बात है, आप 5 साल का, मिनिमम 5 साल का आप क्या करो, मैंने ऐसे बीच लेक्चर में डिस्कस किया भी है, फिर से मैं बता रहा हूँ लास्ट में। आप मिनिमम इसे 5 ईयर का PYQ कर लो। कितने साल का, 5 साल का आप PYQ कर लो, ईमानदारी से PYQ कर लेना। और आपके जो मतलब हिंदी में उसके जो राइटर के नाम होते हैं, और है ना, राइटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। बिल्कुल आपको राइटर से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में पढ़ लेना। थोड़ा GK वगैरह आते हैं, हाँ, मतलब कि जनरल ये क्या बोलते हैं, व्याकरण और ग्रामर से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है। लेकिन आपको मैं जो मतलब बोलूँगा, आप उसके राइटर का नाम बिल्कुल याद करके आना। और जब PYQ करोगे आपको वैसे आइडिया लग जाता है, इसलिए PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया लग जाए आपको क्या करना है। अगर आपके पास और भी ज़्यादा टाइम अगर चाहोगे, अगर आप चाहो, अगर आपका दिल करे 10 साल का कर लोगे तो 10 साल का। मैं तो कहूँगा मेरे सही मैं आपको कहूँगा 10 साल का। क्यों यार, 300 क्वेश्चन करनी है, मैक्सिमम 300 क्वेश्चन करनी है। कितने टाइम, 5 घंटा तो दे ही सकते हो यार। अगर आप 5 घंटा दे देते हो तो आपका अगर 30 से 25 नंबर आए तो क्या चाहिए, और क्या ही चाहिए आपको। 5 घंटे में 30 से 25 नंबर आते हैं तो क्या चाहिए भाई, काफ़ी है ना। इसलिए आप मिनिमम 10 साल का करो। अगर आप चाहो तो 10 साल का ना, तो मिनिमम 5 साल का आपको करना ही करना है। अब आते हैं, देखो साइंस में आपको क्या करनी है। साइंस में मैंने ऑलरेडी आपको चैंपियन गाइड करवा दे, बहुत बेस्ट गाइड है यार। अभी आपने देखा था जामिया के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन इसी से आए थे। आपको वो करना है, जहाँ आपका बेसिक थ्योरी, और आप चैंपियन गाइड अगर करते हो ना, ये आपको कितने घंटे में, मैंने अगर चैंपियन गाइड ईमानदारी से करते हो तो आपका मैक्सिमम 5 से 7 घंटा में आपका पूरा साइंस आपका रिवीजन हो जाएगा। नॉर्मल स्पीड में देखते हो अगर तो, और उसमें रिवीजन ही नहीं, आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। आपको वहाँ पे एक मैंने हर वो इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी का वहाँ पे कवर किया है, जिससे क्वेश्चन आंसर की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको चैंपियन गाइड ईमानदारी से करना है। उसके बाद आपको चले जाना मास्टरिंग इन NCERT। ये सब आपको कहाँ पे मिल जाए, प्ले लिस्ट में। मास्टरिंग NCERT कर लेना। मास्टरिंग NCERT में आपको कितने टाइम लगेंगे, वहाँ 10 से 12 घंटा आपको लगेगा मास्टरिंग इन NCERT। और इसमें बताओ क्या खास बात है, इसमें देखो चैंपियन गाइड में आपको थ्योरी मिलेगा। चैंपियन गाइड में क्या मिलेगा, थ्योरी मिलेगा हर चैप्टर का। कितने, एक लेक्चर का, वहाँ पे एक लेक्चर जो है वो 25 मिनट के, ठीक है, एक चैप्टर आपको 25 से 30 मिनट के अंदर है। और मास्टरिंग NCERT में आपको मिलता है 50 से 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। और 50 से 60 बस कहने के लिए, जब आप लेक्चर अटेंड करोगे आप वहाँ पे देखोगे आपको 100 क्वेश्चन, मिनिमम आपको 90+ क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाते हैं हर चैप्टर के। आपको मास्टरिंग NCERT के बाद देखो क्या करनी है, आपको करना है जामिया का PYQ। जामिया का PYQ कर लीजिए साइंस में। और जामिया का PYQ साइंस से अगर करते हो तो आपको वहाँ पे लगता है 3 घंटा। मैं देखो टाइम बता रहा हूँ, मैंने देखा है कि मैंने सबसे ना, देखो मैं आपको इतना काम कर रहा हूँ, 4 घंटा आपको यहाँ लगेगा। उसके बाद आपको कर लेना है क्या, वैसा आपने AMU का PYQ कर लिया होगा। साइंस आपको पता है, मैंने पूरा AMU का PYQ साइंस का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज का लास्ट लेक्चर है ना, आज लास्ट लेक्चर आएगा, वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का, 2012 से लेकर 2024 तक का। उसके बाद आपको करना है AMU का PYQ। देखो इतना काम अगर करते हो, 5 घंटा यहाँ ले लो, 10 घंटा, 10 5 15, और 15 4 कितना हो गया, 19 घंटा ले लो। और 5 घंटा AMU ले लो, 19 और प्लस 5 ले लो, कितना होगा 24। 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले लो तो 25 घंटा अगर आप
साइंस में दे देते हो अपना, तो मेरी गारंटी है कि आपको 25 में से 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, आपने आप देखा होगा अभी मैंने जो जामिया का करवाया था, जामिया का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें से 25 में से 24 क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे नोट्स से थे, ठीक है। 25 में से 24 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं थे, मैंने क्वेश्चन का ना ही कहीं पे जिक्र किया था और ना ही मैंने कहीं पे बताया था, इसलिए मैं एक क्वेश्चन का क्रेडिट नहीं लूँगा, लेकिन 24 क्वेश्चन हमारे नोट्स से थे। आते हैं मैथ में। देखो मैथ्स में आपको, बच्चे मैथ्स से बहुत डर हैं। देखो मैथ्स में आपको यार क्या करना है, मैथ्स में आपको मैं इतना बेहतरीन सीरीज करवाऊंगा, मेरी बात माना ईमानदारी से, अगर आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगा ना, आपको मज़ा आ रहा होगा। जो भी भाई कर रहे हो तुम जरूर बताना मैथ्स में क्या मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा। बहुत बच्चे पूछते हैं मैथ्स में क्या करूँ सर, मैथ्स का कुछ करो। देखो यार मेरे मैथ्स में मैंने आपको सिलेक्शन एक्सप्रेस मैंने करवा दिया, सिलेक्शन एक्सप्रेस मैंने करवा दिया मैथ्स में। और सिलेक्शन एक्सप्रेस को मैंने 2 पार्ट में करवाया था, किसके लिए, जामिया के लिए जो करवाया था वो आपके लिए भी है, ठीक है। तो आपको भी करनी है वो चीज़। तो पहला पार्ट जो था मैंने वहाँ पे पूरा ऑल फार्मूला वगैरह जितने भी फार्मूले थे और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, जितने भी वहाँ पे, अब जैसे क्यूबाइट के बारे में पूछता, डॉम्बस के बारे में पूछता, वो सारा का सारा मिल जाता आपको पहला पार्ट में। पहला पार्ट कितने घंटे का, बस 1 घंटा का। दूसरा पार्ट है मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन करवाया था, आपको चीज़ करनी है। दूसरा पार्ट बेसिक करना है, वो भी है 1 घंटा का। तो आपको जो सिलेक्शन एक्सप्रेस है वो कितने देर का, 2 घंटे में आपको कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा। 2 बार अगर ये दोनों का एक्सप्रेस कर ले तो आप सिलेक्शन एक्सप्रेस फर्स्ट सेकेंड, तो आपका 2 बार पूरा मैथ्स आपका रिवाइज हो जाएगा। इसमें देखो सिर्फ फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट नोट्स थे, इसमें मैंने आपको पूरा मैथ्स मैंने कवर किया 1 घंटे के अंदर। और सिलेक्शन एक्सप्रेस जो सेकंड लेक्चर है वो भी आपका 1 घंटा 16 मिनट ऐसे ही कुछ है, तो वो मान के चलो 1 ही घंटा, तो वो भी अगर करते हो तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन करवाया। और वहाँ पे भी उससे भी आप देखोगे जामिया के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन सिलेक्शन एक्सप्रेस से आए थे, ठीक है। तो इसलिए वो क्वेश्चन आपके लिए भी है, आपको भी करनी है, बिल्कुल ईमानदारी से करनी। 2 घंटा देना यार, 2 घंटा, बस 2 घंटा, ज़्यादा नहीं, 2 ही घंटा देना। तो सबसे पहले आप इसको कर लो। अगर ये करते हो तो आपका देखो फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा सा आपका बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगर देखो आप एएमयू को तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको जामिया का पीवाईक्यू करना, ठीक है। जामिया का पूरा मैथ्स का पीवाईक्यू, जब जामिया का पीवाईक्यू जो होता है ना, एएमयू के कंपेरिजन में थोड़ा सा लो आता है, थोड़ा सा भाई ईजी आता है, जो फैक्ट है बात है। तो एएमयू को कंपेयर में जामिया का पीवाई मतलब क्वेश्चन जो थोड़ा सा बेसिक आता है। तो आपको पहले क्या करना, जामिया का पीवाईक्यू करना, मैथ्स की बात कर रहा हूँ। और यहाँ अगर ये पीवाईक्यू करते हो तो आपको पता है यहाँ पे स्टेप वाइज में तो सॉल्यूशन बताता हूँ साथ के साथ, और आपको वहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी आपका डेवलप होता है। स्टेप वाइज सॉल्यूशन मिलता है, आपको फॉर्मूला मिलता है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलता है। और छोटी छोटी बातों को जैसे जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं सर मुझे रूट में ऐड, जैसे रूट 2+2 क्या होगा और 2 × √2 क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। और जैसे √2 को √2 से डिवाइड कर दो क्या होगा, है ना। ये सारी चीज़ें मैं आप जब लेक्चर देखो मिलेगा भाई, ये सारी चीज़ें मैं छोटी छोटी बात को डिस्कस करता हूँ। आप अगर आप कोई बच्चे का फॉलो कर रहे होगा आपको पता होगा ये चीज़। तो आपको वहाँ पे एक तो स्टेप बाय सॉल्यूशन होगा, फॉर्मूला मिल जाएगा, और आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है छोटी छोटी, जहाँ पे आप छोटा जोड़ घटा में जो गलती करते हो, जो आप रूट वाले में जो गलती करते हो, वो सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिलती है। इसके बाद आपको क्या करना है, जामिया के बाद आपको करना है एएमयू का पीवाईक्यू। एएमयू का पीवाईक्यू मैं भी करवा रहा हूँ आपको साथ के साथ, इससे कोशिश करोगे जब भी लेक्चर आए अब उसे कंटिन्यू कर लो। और मैं आपका मैथ्स का लेक्चर मैं आपको 25 तारीख से पहले मैं आपका पूरा मैथ्स में करवा दूंगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 25 से पहले आपका पूरा मैथ्स करवा दूँ। उसके बाद आपके लिए आएगा सिलेक्शन एक्सप्रेस। आपको तो मैथ्स का करना है, मैथ्स का पीवाईक्यू ईमानदारी से करना है। और मैं जहाँ से करवाऊँ 2012 से आपको देखो भाई एक भी साल का आपको पीवाईक्यू नहीं छोड़नी है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, है ना। एक भी ईमानदारी से करो, एक भी 2012 से लेकर 2024 तक वो करनी है तो करनी है। अगर मैं चाहूँ तो मैंने 2010 से उठा सकता था, मैं 2008 से, मैं 2012 से, इस मैंने जब देखा कि भाई क्वेश्चन का पैटर्न क्या है ना। क्वेश्चन वेरी करते हैं, आपको जब इतना कर लो आपको देखो कितने भाई एक साल में आप कितने क्वेश्चन करते हो। एक साल में आपको आते हैं 35 से 30 क्वेश्चन, स्टार्टिंग में 35 आते हैं, अब 30 आएंगे, अब तो और भी तो अब 25 ही आएंगे। तो अब 30 मिनिमम, चलो मैं एवरेज लेता हूँ 30, तो 30 क्वेश्चन करते हो। अगर 10 साल 12 साल का 30 को 12 कितना 36, 360 क्वेश्चन, 360 क्वेश्चन आप यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे भी मिनिमम आपको कितना क्वेश्चन मिलता है, 300 क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलो 3 दूना 600 क्वेश्चन, 600 और 660। अब मैं यहाँ पे मैं 700 क्वेश्चन लेता हूँ, बिकॉज मैं आपको साथ में बहुत सारी चीज़ें बताता भी हूँ। आपका 700 क्वेश्चन अगर आप मैथ्स में करके जाते हो और आपके लिए लास्ट टाइम आएगा सिलेक्शन एक्सप्रेस। तो सिलेक्शन एक्सप्रेस में मैं आपको हम मिनिमम 100+ क्वेश्चन करवाऊंगा 700 और प्लस 102, इसमें 150, फिर 150 ले लो भाई, अभी आपके लिए टाइम मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा। तो 700 प्लस यहाँ पे 150 ले लो, तो 8 और 850 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाता है लगभग। तो कितने क्वेश्चन हो गए भाई आपको यहाँ पे लगभग, मान के चलो आप 1000 क्वेश्चन आ गए। कितने क्वेश्चन आ गए देखो मैं बता रहा हूँ, पूरा 1000 आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ गए। 1000+ क्वेश्चन अगर हम मैथ्स में कर ले तो आपको लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा मेरे भाई,
और लगता है, और वो सारे के सारे वो सारे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे क्वेश्चन आती है, जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। कुछ भी फालतू आपको नहीं मिलेगा। मैं चाहूँ तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन करवा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन करवा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत सारा क्वेश्चन करवा सकता हूँ। ज़रूरत नहीं है आपको उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्या करते हो ना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पड़ जाते हो और कुछ उसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर आप 1000 क्वेश्चन कर लेते हो तो भाई आपको लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा? आप खुद देख लो ना जामिया का, चलो कहीं और छोड़ो, ज़्यादा दूर में कहीं नहीं जा रहा, आप अभी जामिया को उठा कर देख लो। 25 में से 23 क्वेश्चन आई थिंक मेरे नोट से, 25 में 23 क्वेश्चन, बताओ क्या चाहिए आपको? तो मेरे भाई आप ईमानदारी से ये काम कीजिए और आपको समझ में आएगा कि भाई मैं जो कह रहा हूँ। और ज़्यादा देखो टाइम आपको किसी में ज़्यादा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आपको आपका एक एक लेक्चर में 20 घंटे 10 घंटे कर लेता हूँ, 5 घंटा 1 घंटे का भी लेक्चर बहुत रेयर केस में होते हैं ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट दूँ, हमारी यही कोशिश होती है। आज देखो 30 मिनट मैंने आपको लेक्चर निपटा दिया। मैंने आपको बोला था भाई कि आपको 25 से 30 मिनट का मैं लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। देखो 25 से 30 मिनट का मैं कोशिश करता हूँ वहाँ हो जाए। मुझे थोड़ा सा मैं कुछ कम बताता हूँ, कुछ कहीं के मैंने नहीं लिखा है ना, क्यों नहीं लिखता हूँ? ताकि आपको कम टाइम में आपका ज़्यादा कंटेंट कवर हो। आपके पास टाइम भी कमी है ना, टाइम की कमी, इस वजह से मैं सर हर चीज़ का आपका ख्याल रखता हूँ। इसलिए मैं आपको जो बोलूँगा आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। देखो आप खुद देखो, इतना अच्छा फॉलो कीजिए और ईमानदारी से फॉलो कीजिए और आपको देखना कि आपके अंदर बहुत सारी चेंजिंग आएगा, आपको मज़ा आएगा। सबसे बात है आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी। अगर आप अभी यहाँ पे वेरी करते हो, देखो अगर आप 50% आपकी चांस है तो आप इतना कर लेते हो ना, मेरी गारंटी आपको 95% आपकी चांस हो जाएगी सिलेक्शन की। और 5% है भाई थोड़ा सा लक होता है, थोड़ा सा होता है, 5% में लक मानता हूँ, है ना, इतना सा आपको वेरी करेगा। तो चलिए, तो आपको इतना काम कीजिए ईमानदारी से, फिर मुझे बताना आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो और आपके लिए जो अब सिलेक्शन एक्सप्रेस आएगा, बिल्कुल 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 बहुत बेहतरीन सिलेक्शन एक्सप्रेस आएगा, तो उसका भी आप वेट कीजिए और बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन आपको उससे पहले सिलेक्शन एक्सप्रेस आने से पहले मैं जितना चीज़ बोल रहा हूँ अभी से आप कवर करके रखना, तो आपको सिलेक्शन एक्सप्रेस में मज़ा आएगा एकदम। उसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है भाई। उसके अंदर इतना थ्योरी में नहीं दूंगा, बिल्कुल आपको क्वेश्चन रहेंगे, आपको टिक लगाना है, टेस्ट है उसे आपको लेना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मेरे भाई, आप कमेंट कर दीजिए ईमानदारी से। तो कैसा मज़ा आ रहा नहीं आ रहा बिल्कुल बताया करो यार, है ना। अगर अच्छा लगा तो वो बताओ, कोई दिक्कत है तो वो बताया करो। और वीडियो अगर पसंद आए इसे क्या कीजिए, ईमानदारी से आप लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर 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 शेयर कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे ईमानदारी पूर्वक क्या कीजिए, इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको क्या हो, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखें और ईमानदारी से बस पढ़ाई कीजिए।